है कि जिन चैन ही अभी ये चैन के बंदे के बारे में बात कर रहा था और वो जिन यांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसे ये चैन के बारे में काफी कुछ पता होगा क्योंकि ये अभी इसी बारे में बात कर रहा था। इसके बाद गोचेंग भी जिन यांग से कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या रिश्ता है उस भड़वे के साथ। इसके बाद सभी लोग जिन यांग की तरफ देखने लगते हैं और गोचेंग उसे पूछता है क्या तुम उस बंदे को जानते हो जिसको मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन यांग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करने लगता है। तो फिर गोचेंग वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है तो वो पूरी जगह पावर से भर जाती है और वो सभी लोग कांपने लगते हैं। जिन यांग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ये चैन को जानता है। तो फिर गोचेंग उसे पूछता है कि अभी वो कहाँ पे है, लेकिन जिन यांग बताने से मना कर देता है कि वो अभी कहाँ पे है। इस पे बायो फैमिली का होली सन आगे से जी यांग को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जी यांग वहाँ पे डिफेंड होना नहीं चाहता था। इसीलिए वो वहाँ पे ये चैन के बारे में कहते हुए कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता है। इसीलिए गोचेंग और ये चैन के बीच में कोई गलत फहमी हो सकती है। तो फिर गोचेंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहने के लायक भी हो। और गोचेंग के पावर रिलीज करने की वजह से जिन यांग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो अपने घुटनों पे आके वहीं पे अपनी पावर को गवा देता है। उसी टाइम पे यांग फैमिली का सर्वेंट आगे बढ़ता है और वो गोचेंग को रोकते हुए कहता है कि ये जरूर यहाँ पे गलत फहमी हो गई और वो जिन यांग को माफ कर दे, लेकिन हमें तो पता था कि गोचेंग यहाँ पे क्या करने वाला है। इसके बाद वो एल्डर ही को वहाँ पे बुलाता है कि कल शाम तक जिन यांग का जो होली लैंड है वो इस धरती की जगह से मिट जाना चाहिए, जिसके लिए एल्डर ही तुरंत मान जाते हैं। वहीं पे अभी तक वहाँ पे जितने भी होली सन थे जो भी खुश हो रहे थे उन सभी की सांसें अटक जाती हैं। वहीं पे सुकिंग और किहान को समझ में आ जाता है कि गोचेंग जितना भोला है वो उतना है नहीं, वो एक ही झटके में सौ लोगों की जाने ले सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। वहीं पे गोचेंग का साइड मिशन पूरा हो जाता है और उसे 700 डायनेस्टी पॉइंट मिलते हैं। खैर इसके बाद हम लोग जाइलो सीक्रेट लैंड को देखते हैं जहाँ पे भाई एक ताकतवर हाथ आता है और वो उस पूरे लैंड को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। बेचारे जो वहाँ के एल्डर्स थे उन्हें तो ये मौका भी नहीं मिला कि वो बेचारे फाइट बैक कर सके। खैर इसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि उसका ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जी यांग मारा जा चुका है तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो आगे से फैसला कर लेता है कि वो गोचेंग को मार के ही रहेगा। उसी टाइम में सीनियर सिस्टर बाहर निकलती है जो कि ये चैन को थोड़ी सी एडवाइस देने वाली थी, लेकिन ये चैन उनसे साफ कह देता है कि अगर वो यहाँ पे ये कहने के लिए आई है कि वो गोचेंग के साथ अभी ना भिड़े तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे ही उसे सेक्रेट रियलम के मास्टर से उसके डिमोनिक वेपन को अपने हाथों में ले लेगा तो वो पक्का गोचेंग को मार डालेगा। इसके बाद हम लोग गोचेंग, किहान और सुकिंग को देखते हैं जहाँ पे गोचेंग किहान के सर को सहलाते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा डरा दिया, जिसपे किहान आगे से कहती है कि उसने कभी भी गोचेंग के ऐसे रूप को नहीं देखा था। इसपे गोचेंग आगे से उसे वही एल्केमी मैनुअल देते हुए कहता है कि ये उसकी तरफ से सॉरी का टोकन है। किहान उस मैनुअल को तुरंत अपने पास रख लेती है और कहती है कि उसे इसी चीज की जरूरत थी। वहीं पे सुकिंग भी गोचेंग से कहती है कि वो भी डर गई थी, लेकिन गोचेंग उसे कोई भी भाव नहीं देता है और कहता है कि आज रात का मून इतना भी बुरा नहीं है। अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे लिन फैमिली को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी और कई सारी बाकी फैमिली भी उनके साथ एसोसिएट कर रही थी। वहीं पे किहान अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचेंग भले ही दो मुंही सांप वाला बंदा हो, लेकिन किहान और लिन फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है और वो उनकी काफी ज्यादा मदद भी कर रहा है। ये तो लिंटियन ने जो कांड उसके खिलाफ किया था वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता। उसी टाइम पे हम लोग लिंटियन भाई साहब को देखते हैं जो कि जाग उठते हैं। वहीं पे जो गार्ड उसके ऊपर नजर रखे हुए था जैसे ही वो देखता है तो वो भागते हुए किहान के पास चला जाता है और उसे बताता है कि भाई साहब जिंदा हो गए हैं। वहीं पे लिंटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि बस उसे अब अपनी याददाश्त भूलने का एक्टिंग करनी है और बस वो इन सभी चीजों से बच के निकल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो फिर साक्षात यमराज उसके सामने खड़े थे जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद लिंटियन वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू करता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है वाह एक्टिंग तो काफी अच्छी है। खैर इसके बाद वो किहान से पूछता है कि ये आदमी कौन है, इसने पहले कभी उसे देखा ही नहीं है। लेकिन किहान के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि नाटक करना बंद करो। हालांकि लिंटियन अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखता है और कहता है कि हम दोनों तो बचपन में भी एक साथ खेला
करते थे और काफी अच्छे भाई बहन थे। लेकिन लिंडियन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और अपनी एक्टिंग करना बंद करो। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज होती है, जो असली रियल बॉडी ओनर है यानी कि असली वाला लिंटियान, वो कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेता है। इसी लिंटियान को, जो कि अपर वर्ल्ड से आया था, उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो कियान से कहता है कि वो उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो गोचैंग के मिल के साथ गोचैंग के साथ उसे चोट पहुंचा रही है। लेकिन जो असली वाला लिंटियान था वो अपनी बहन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों बॉडी के लिए ही लड़ने लगते हैं कि तुम मेरी बॉडी को छोड़ दो, तुम उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हो। इसके बाद असली वाला लिंटियान अपनी बहन से कहता है कि मुझे मार दो। तो फिर गोचैंग के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने लिंटियान का जो लक था उसे पूरी तरीके से चूस निकाला है। इसीलिए अगर अब वो लिंटियान को मार भी देगा तो फिर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर किहान को अपने भाई की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। तो फिर गोचैंग किहान से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि किहान के ऊपर क्या बीत रही है, इसीलिए वो यहाँ से जा सकती है, बाकी गोचैंग इस बंदे को संभाल लेगा। जिसपे किहान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद गोचैंग वहाँ पे असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम दोनों भाई बहन खून से जुड़े हुए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारी बॉडी को दफनाया क्यों नहीं। इसपे लिंटियान आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बीच में आ गए थे और तुम्हारा मकसद क्या है। जिसपे गोचैंग वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरा मकसद क्या है, क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, और वैसे तुम मुझसे ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी पावर्स का हल्का सा तूफान लाता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और लिंटियान उसकी डिमोनिक एनर्जी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसके पास ये डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। हालांकि गोचैंग उसकी मुंडे के ऊपर अपना उंगली रखता है और उसे कहता है कि मरे हुए आदमी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डायरेक्ट लिंटियान को वहीं पे खत्म कर देता है और शायद उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंटियान का गेम यहीं पे बजा दिया जाता है और साथ ही में उसने उसकी डिमोनिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी नासेंट स्पिरिट और ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वहीं पे गोचैंग को काफी अच्छे से पता था कि वो इस लेवल की डिमोनिक एनर्जी स्केल को यहाँ पे दिखा नहीं सकता है और उसे किसी भी कीमत पे इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है। इसके बाद गोचैंग के पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। अब यहाँ पे उसे तो पहला फर्स्ट किल का रिवॉर्ड चेस्ट मिलता है और दूसरा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन था कि वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज भी कर सकता है, जैसे कि जो उसका लक पॉइंट है वो उनको 10 डायनेस्टी पॉइंट के अंदर एक्सचेंज कर सकता है, जो कि गोचैंग के लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं था। जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट किल चेस्ट को ओपन करता है तो फिर उसे 3 कमाल के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से पहला लक प्लेंडरिंग कार्ड था, दूसरा ब्रोकन वर्ल्ड सीड में से 3 में से किसी एक का हिस्सा था और तीसरा रिवॉर्ड सिस्टम कैलकुलेशन मल्टीप्लायर कार्ड था। लक प्लेंडरिंग कार्ड का कमाल ये था कि अगर वो किसी ऐसे इंसान के ऊपर इसका इस्तेमाल करता है जो कि फेटेड वन है, यानी कि जिनका गोचैंग शिकार करता है, तो फिर उनकी लक वैल्यू एक झटके के अंदर 0 हो जाएगी और वो भी उसकी जो भी लक वैल्यू होगी वो डायरेक्ट गोचैंग को मिल जाएगी। बेसिकली इस कार्ड की मदद से गोचैंग किसी भी लोगों का लक चुरा सकता था। दूसरा रिवॉर्ड जो कि सिस्टम कैलकुलेशन मल्टीप्लायर कार्ड था, इसकी मदद से वो सिस्टम के रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई कर सकता था और इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि कुछ फैक्टर पर ये डिवाइड होके 0-1 पॉइंट पे मिलेगा, किसी पे ये 10 मिलेगा और किसी पे ये 100% डिवाइड कर सकता है। गोचैंग फैसला करता है कि वो इस मल्टीप्लायर कार्ड का इस्तेमाल ये जन को मारने के वक्त करेगा। जिसके बाद गोचैंग जब लक कार्ड को सिस्टम के मॉल के ऊपर चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि इसकी कीमत 10,000 डायनेस्टी पॉइंट है। इससे गोचैंग को अंदाजा लग जाता है कि सिस्टम उसे ये बताना चाहता है कि फ्यूचर में और भी ऐसे कई सारे लोग आ सकते हैं जिनकी लक वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो सकती है। इसके बाद गोचैंग वहाँ पे एक और चेस्ट को ओपन करता है जो कि हेवनली चेस्ट थी, जिसके अंदर से गोचैंग को किस्मत वाले का हालो मिलता है, जिसको सिस्टम कन्वर्ट करके फेटेड विलेंस हालो कर देता है। हालो का मतलब हिंदी में प्रभा मंडल होता है, कोई ऐसी गोल चीज जिसके आसपास कोई चमकीली चीज घूम रही हो, पिक्चर के अंदर देख ही सकते हो। और गोचैंग को एक और रिवॉर्ड मिलता है जो कि डिवाइन किंग्स हार्ट था। फेटेड विलेन हालो की मदद से गोचैंग यहाँ पे प्रॉपर विलेन बन चुका है। अब उसका यहाँ पे एक ही काम है जो कि सन ऑफ फेट्स को मारना होगा और शायद से इस काम के बीच में उनकी लक वैल्यू को भी इग्नोर किया जा सकता है, यानी कुछ टाइम में वो अब उन्हें इग्नोर करके डायरेक्ट मार सकता है। उसे लक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिससे गोचैंग को समझ में आ जाता है कि उसे अब अपनी डायनेस्टी वैल्यू बढ़ा
बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसके पास ताकत आ सके जिसकी मदद से वो उन्हें डायरेक्ट मार सके। जिसके बाद गोचंग डिवाइन किंग्स हार्ट को बाहर निकालता है। अब ये जो हार्ट है ये किसी डिवाइन कल्टीवेटर का होगा जिसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए गोचंग इस दिल को अपने सीने के अंदर लगाता है और उसे फ्यूज कर लेता है। डिवाइन हार्ट को फ्यूज करने के बाद डायरेक्ट उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे राइटर आलसी था तो उसने बताया नहीं कि कल्टीवेशन कहाँ से कितनी बड़ी है। बस हमें गोचंग से इतना पता चलता है कि वो ब्रेक थ्रू करके एडवांस स्टेज ऑफ टाइटल ड्यूक फेज पे आ चुका है और अगर वो ड्यूक फेज की टॉप पोजीशन पे जाना चाहता है तो फिर उसे 5000 डायनेस्टी पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद गोचंग वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि वो अल्टीमेट वेपन को ले सके और साथ ही में ये चन का मामला भी खत्म कर दे क्योंकि अब उसकी कोई भी कीमत नहीं बची है। इसके बाद गोचंग बाहर जाता है तो फिर कीहान उसका इंतजार कर रही थी जहाँ पे वो काफी ज्यादा उदास थी। गोचंग उसे संभालते हुए कहता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है। उस गंदे आदमी ने भले ही उसकी बॉडी के ऊपर काफी टाइम से कब्जा किया होगा लेकिन वो ज्यादा देर तक बंद नहीं था, इसीलिए शायद से असली लिंडियन की सोल दोबारा साइकिल ऑफ रिकार्नेशन के अंदर जा सकती है, बेसिकली पुनर्जन्म के अंदर। अब इसके बाद हम लोग एशियन सिटी ऑफ चोंगयुए को देखते हैं जो कि सेंट्रल स्टेट से काफी ज्यादा दूर है लेकिन भाई भाई ही है। वहीं पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिला सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बारे में बात कर रहे थे और वो गोचंग के बारे में भी बात कर रहे थे कि उसका असली ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ओरिजिन क्या है या फिर वो कहाँ से आया है, जब तक उसने ये चैन को परेशान किया है तो फिर वो लोग उससे बदला जरूर लेंगे। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भले ही अपर वर्ल्ड से हो लेकिन उसकी कोई भी औकात नहीं है हमारे एशियन सेक्रेड माउंटेन के सामने। हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की का नाम लियो ली है लेकिन हम इसे लिली बुलाएंगे। इनमें से ये बंदा जो कि इंसानों की तरह दिखता है वो आगे से कहता है कि वो बस अपर वर्ल्ड का छोटा सा बच्चा है जो कि किसी एल्डर के साथ यहाँ पे आया हुआ है। तो फिर हमारा अजूरे वर्ल्ड उसके सामने बिल्कुल भी डरेगा नहीं, हम उसे कुत्ते की तरह मारपीट की एक बराबर कर देंगे। जिसके बाद लिली वहाँ पे अपनी आंट जुए को बुलाती है और उसे ये चैन की खबर लेती है, जिसपे आंट जुए वहाँ पे पता नहीं कैसे आती है जो बताती है कि उन्हें अभी नहीं पता है कि ये चैन कहाँ पे है और पिछली बार उसकी एनर्जी के निशान सेंट्रल सिटी से मिले थे, सॉरी सेंट्रल स्टेट से। इस पे लिली आगे से कहती है कि ये चैन काफी ज्यादा सफर किया है। अब देखो आंट जुए यहाँ पे लिली को काफी अच्छे से समझाती है कि वो एक फिनिक्स की तरह पैदा हुई है और उन्हें 9 आसमानों के ऊपर जाके चीखों से चिल्लाना है और उसे किसी भी टाइम अपर वर्ल्ड के अंदर जाना ही पड़ेगा और ये चैन कभी भी इस जिंदगी के अंदर फॉल्स गॉड फेस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। फेस का मतलब रियलम समझ लो या फिर स्टेज। इसीलिए वो ये चाहती है कि वो ये चैन का पीछा छोड़ के वापस अपर वर्ल्ड के अंदर चली जाए। अब देखो यहाँ पे लिली का ये चैन के ऊपर अटूट विश्वास था, इसीलिए वो बिल्कुल भी ये चैन को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली थी और उसे पक्का यकीन था कि वो भी 9 आसमानों के ऊपर केचुए की तरह चिल्लाएगा। आंटी जुए दोबारा उन्हें समझाती है कि उसका जो सर्वेंट है ना उसके पास 30,000 साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हें क्या लगता है कि ये चैन की एबिलिटी उस ओल्ड सर्वेंट के सामने क्या होगी। लेकिन उन सभी लोगों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये लोग गु चैंग और उसके ओल्ड सर्वेंट को आसानी के साथ हरा सकते हैं। तो फिर आंट जुए भी वहाँ पे हार मान लेती हैं और वो सिर्फ लिली से कहती हैं कि वो किसी को भी उसे चोट पहुँचाने नहीं देंगी। और मैं एक चीज अलग से बताना चाहता हूँ, आगे जो पैनल है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। ये सभी लोग यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं लेकिन जब ये वहाँ से लौट के आएंगे ना तब इन्हें PTSD डिसऑर्डर हो जाएगा, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अतीत में हुई पुरानी और खतरनाक चीजों का तुम्हें डेली लाइफ में सताना। इधर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसे सब कुछ पता था या फिर अंदाजा लग गया था। वह भी कीहान अपनी स्किल दिखाती है तो फिर उसकी एल्केमी स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और गोचेंग उसकी तारीफ करता है और उसी टाइम में वहाँ पे बहुत ज्यादा बिजलियां गड़गड़ाने लगती है, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पे PTSD लेने आ रहे थे। वह फिर लिन फैमिली के अभी जो पैट्रियार्च थे वो भाई बाहर आते हैं और पूछते हैं कि कौन उनकी फैमिली के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो सभी लोग अंदर घुसते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एशियन सेक्रेट माउंटेन से आए हुए हैं, जल्दी से हमें अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ। जिससे वो सभी लोग इस बात का नाम सुन के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि एशियन सेक्रेट माउंटेन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है या फिर वर्ल्ड होगा। इसके बाद लिली पैट्रिया से कहती है कि वो यहाँ पे गोजंग से मिलने के लिए आई है और वो खुद को ये चैन की कजिन बताती है यानी चचेरी बहन। वह भी पैट्रिया साफ मना कर देते
हैं क्योंकि उन्हें काफी अच्छे से पता है कि गोचेंग की अगर मुंडी सटक गई तो वो एक ही बार में पूरी लिन फैमिली निकल जाएगा। उसी टाइम पे एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि पैट्रियार्च के सर के ऊपर उंगली रखता है और उसे कहता है कि अजूरे वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी फैमिली की कोई भी औकात नहीं है। उसी टाइम पे जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से बिजली रोशनी चमक रही थी और नीचे से एक एनर्जी की उंगली आती है जो कि स्यू से उस बंदे के ऊपर गिरती है और वो बंदा वहीं पे गायब हो जाता है। उसका प्रेशर और पावर इतना ज्यादा था कि वो सभी लोग कांप जाते हैं कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, और जब लोग सामने देखते हैं तो फिर वो बंदा वहाँ से गायब ही हो गया था, ना हड्डी ना खून कुछ भी नहीं। और तभी अंदर से गोचेंग की आवाज आती है जो कि उन लोगों से कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। अब मैं इस अटैक को भाई शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था ना तब मैंने बस एक ही चीज सोची थी कि भाई ने डिलीट बटन दबा दिया है। इसके बाद हम लोग उस बंदे की मास्टर या फिर सर्वेंट को देखते हैं जो कि आगे से रोने गाने लगती है कि उसका यंग मास्टर बेफालतू में ही मारा गया। वहीं पे वो सभी लोग जो कि अब एक गोचेंग को कुत्ते की तरह पीटने की बात कर रहे थे उन सभी लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसकी पावर से जो एनर्जी निकली थी वो किसी ऑर्डिनरी रियलम की नहीं थी, वो किंग फियस की थी। वहीं पे लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी के भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो फिर भी अंदर जाने के बारे में सोच रही थी। वहीं पे हम लोग आंट जुए को देखते हैं जो कि जैसे ही लिन फैमिली के अंदर घुसी थी वैसे ही उनकी मूवमेंट्स को एक ही जगह पे रोक दिया गया था, वो भी सिर्फ ऑरा का इस्तेमाल करके, जबकि वो खुद गॉड रियलम पे थी यानी कि किंग रियलम से भी ऊपर के लेवल पे, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि लिन फैमिली के जो इंसेक्टर है उनकी पावर ऑलरेडी डिवाइन किंग रियलम तक पहुंच चुकी है। वहीं पे जो उंगली से ताकत निकली थी उसकी भी पावर टाइटल किंग फेस लेवल पे थी, यानी कि वो किंग रियलम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हाँ, गोचेंग अभी तक अपनी कल्टीवेशन ऑटोनरी रियलम को छुपा रहा है, उसे कम दिखा रहा है। बाकी उसकी असली पावर तो कॉसी गॉड लेवल पे है। वहीं पे आंट जुए को समझ में आ जाता है कि अगर सर्वेंट की पावर डिवाइन किंग रियलम पे है और अगर उस बंदे का नाम गो है तो फिर गोचेंग को पक्का उस क्लैन से होना चाहिए। और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर लिनी ने गोचेंग को यहाँ पे बुरी तरीके से उदास और गुस्सा दिला दिया तो लिली का यहाँ से जिंदा जा पाना मगरमच्छ से पानी के अंदर फाइट करने के बराबर होगा। बल्कि वो लोग इस मौके का फायदा उठा के गोचेंग के साथ अच्छा रिश्ता बिठा सकते हैं, इसीलिए आंट जुए उनके अंदर जाने से पहले ही सामने आ जाती है जो कि लिली को दोबारा समझाने लगती है कि ये मामला पूरी तरीके से गलत फहमी हो सकती है। वहीं पे एल्डर ही को समझ में आ जाता है कि आंट जुए बहुत ज्यादा चालाक औरत है और वो यहाँ पे इन सभी चीजों को एक अच्छी चीज में बदलने की कोशिश करने लगी है। वहीं पे गोचेंग को ये चेन की कजन के बारे में पता चलता है जो कि किसी एशियन फैमिली से है और उसकी ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा कमाल की है। और अगर तुम लोग यहाँ पे गोचेंग को हटा दो यानी कि उसके नजरिए से देखना बंद कर दो और ये चेन के नजरिए से देखो तो वो यहाँ पे किसी कल्टीवेशन मानवा के मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। वहीं पे सूकिंग गोचेंग से पूछती है क्या तुम उन सभी लोगों को निपटाने वाले हो। गोचेंग मुझसे कहता है क्या यार मैं तुमको सीलर किलर दिखाई देता हूँ क्या जो भी फालतू में ही लोगों को जान से मार देता है। और इसके बाद वो बाहर जाते हुए कहता है कि चलो अब उन लोगों से मिल ही लेते हैं। इसके बाद गोचेंग बाहर निकलता है और उन लोगों से मिलता है जाके। वहीं पे आंट जुए जैसे ही गोचेंग को देखती है तो फिर उन्हें पक्का पता चल जाता है कि ये पक्का गो फैमिली का ही है, यानी कि गोचेंग और उसके फादर दोनों एक जैसा ही दिखते हैं, आगे से देखा है मैंने। वहीं पे लिली का रवैया अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो गोचेंग से बहुत ज्यादा अकड़ और बदतमीजी से बात कर रही थी। वहीं पे गोचेंग जब लिली को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि लिली के पास लक वैल्यू 800 से भी ज्यादा है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला ये चैन की वैल्यू लड़कियों के मामले में कुछ ज्यादा ही अच्छी है, लड़कियां उसके लिए मर मिटने को भी तैयार है। फिर इसके बाद आंट जुए आगे बढ़ती है और गोचेंग को अपने बारे में बताती है कि लिली ये फैमिली से है और वो अपर वर्ल्ड के अंदर लोअर वर्ल्ड के अंदर किसी काम से आई है और उसे यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और वो गोचेंग से रिक्वेस्ट करती है कि गोचेंग इस मामले को अपने दिल पे न ले क्योंकि वो लोग यहाँ पे उसे गुस्सा दिलाने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि लिली अभी भी आंट जुए से कह रही थी कि वो कुछ ज्यादा ही मक्खनबाजी कर रही है। आंट जुए के पसीने छूटने लगते हैं और वो लिली को समझाते हुए कहती है कि ये पक्का एक गलत फहमी है और उन्हें यहाँ पे इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे दो फैमिलीज के बीच में बवाल हो सके और विवाद हो जाए। और हाँ, गोचेंग की फैमिली भी कोई एरी गेरी फैमिली नहीं है, अपर वर्ल्ड के अंदर वो सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। खैर गोचेंग आंट जुए से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और कुछ ज्यादा ही मीठे तरीके से बात कर रही है। तो फिर आंट जुए गोचेंग को जवाब देने से पहले उससे बड़े प्यार और निर्मलता से पूछती है क्या वो गो फैमिली से है जो कि पुराने से पुरानी गो फैमिली है, क्योंकि
लिली भी एक एशियन फैमिली से आती है जो कि एक इमोर्टल क्लैन है ये फैमिली, और वो दोनों फैमिलीज काफी अच्छी दोस्त पुराने टाइम से रही आई हैं। इससे अज़ूरे वर्ल्ड वाले लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग गोचेंग को ऐरा गहरा समझ रहे थे, जबकि गोचेंग तो किसी एशियन फैमिली से भी ज्यादा अव्वल दर्जे की फैमिली से आता है। वहीं पे लिली का मुंह बनते हुए उसका मुंह चढ़ते जा रहा था। वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि इसीलिए मिस लिली यहाँ पे बिना किसी डर के घुसते चली है क्योंकि उनके पीछे किसी इमोर्टल फैमिली का हाथ जो था। वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि हाँ, मेरे फैमिली बहुत ज्यादा कमाल के हैं और मेरे फादर ये फैमिली के साथ काफी पुराने तक काम करते हुए आए हैं और तुमने पक्का हमारे बारे में काफी अच्छे से सुना होगा। वहीं पे आंट जुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचेंग वो फैमिली का आखिरी बचा हुआ सक्सेसर है, यानी कि गोचेंग फ्यूचर में गो फैमिली का हेड बनने वाला है। जैसे अज़ूरे वर्ल्ड वालों की और भी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि वो लोग यहाँ पे गोचेंग को ऐरा गहरा समझ रहे थे, लेकिन वो तो गो फैमिली का यंग मास्टर निकला। वहीं पे वो बंदा जिसके ऊपर डिलीट बटन दबाई गई थी उसकी सर्वेंट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि उसका यंग मास्टर तो बेफालतू में ही मारा गया। इसके बाद वहाँ पे जो भी लोग थे वो सभी अपना सर गोचेंग के सामने झुका लेते हैं और उससे आगे से जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं कि उन लोगों ने गलती कर दी है और गोचेंग उन्हें माफ कर दे। वह भी लिली का मुंह बनते हुए और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद आंट जुए उससे भी माफी मांगने को कहती है क्योंकि गोचेंग बहुत ज्यादा कमाल का है और उसे ये चैन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन लिली वहाँ पे माफी मांगने से साफ मना कर देती है और वो गोचेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये चैन के जो हालात है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर कुत्ते की तरह हंस रही है, ये गोचेंग की वजह से हुआ है। वह भी गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा ये चैन की वफादार है, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि ये दिमाग की अभी भी छोटी बच्ची है, इसीलिए वो आसानी के साथ इसके रिश्ते को यूं चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वो यहाँ पे लिली के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था। इसके बाद गोचेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए थे, न तुमने मुझे कोई अच्छी सी वजह दी जिससे मुझे ये पता लग सके कि तुम लोग यहाँ पे बेफालतू में नहीं आए थे, और ऊपर से तुमने लिन फैमिली को धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन तुम भले ही किसी डिसेंडेंट हो किसी एशियन इमोर्टल यंग फैमिली की, तुम्हें मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें यहीं पे मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर का हल्का सा झोंका मारता है जिससे वहाँ पे वो सभी लोग कांपने लगते हैं और आंट जुए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लिली को बचाने लगती हैं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी हाई नहीं है कि वो इस अटैक को भी झेल पाए। और वो गोचेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो शांत हो जाए और थोड़ी सी दया दिखाए। तो फिर गोचेंग वहाँ पे रुक जाता है और वो लिली से कहता है कि अभी भी माफी नहीं मांगोगी, तो लिली आगे से मना कर देती है और कुछ भी नहीं कहती। तो फिर गोचेंग वहाँ पे एल्डर ही को बुलाता है और उनसे कहता है कि अगले 10 सालों के अंदर हर एक बंदे को मार देना जो यहाँ पे है, और अगर वो थोड़ा सा भी रेजिस्ट करने की कोशिश करे तो फिर उसके पूरे क्लैन को ही मिटा देना। 10 सांसें यानी मुश्किल से 3 से 5 सेकेंड। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग लिली से भीख मांगने लगते हैं कि अब हमारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। वहीं पे लिली गोचेंग से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, लेकिन गोचेंग को इसे घट्टा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद उसकी कुर्सी बाहर ही आ जाती है और वो उसके ऊपर बैठ के चाय पीने लगता है। वहीं पे आंट जुए लिली को समझाने की कोशिश करती है कि अगर गोचेंग को ये चैन को मारना होता तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसे चुटकियों में मसल के रख सकता था। यहाँ सच में कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए उसको पीछे हट के गोचेंग से माफी मांग लेना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही बड़े क्लैन से आते हैं और उन्हें साथ में रहना चाहिए। लेकिन लिली ऐसा करने के लिए साफ मना कर देती है। वहीं पे गोचेंग एल्डर ही से कहता है कि 10 ब्रेथ खत्म हो गई हैं, इसीलिए जल्दी से एक को खत्म कर दो। इस पे एल्डर ही अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं और उनके इंगली से एक एनर्जी बीम निकलती है जो कि एक बंदे के सीने के आर पार हो जाती है और वो नीचे गिर के वहीं पे मारा जाता है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके तो लिली। वहीं पे एक बंदा तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो कि लिली का पैर पकड़ लेता है और उसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो लोग यहाँ पे लिली के लिए आए थे और अगर लिली उनको ऐसे ही छोड़ देगी तो फिर वो सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। वहीं पे दूसरा बंदा लिली से कहता है कि वो लोग यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन वो अपने ब्रदर के लिए यहाँ पे उन लोगों को थोड़ी ना सेक्रीफाइस कर देगी, उसे बस कुछ शब्द ही तो कहने हैं। तो फिर लिली को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी गोचेंग से
से माफी मांगती है और गोचंग उसे माफ कर देता है। बड़ा दिल वाला जो है। वहीं पे वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोचंग को शुक्रिया कहने लगते हैं। गोचंग कहता है कि मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हो, तुम्हें तो मिस लिली को शुक्रिया कहना चाहिए, उनकी वजह से ही तो तुम लोग जिंदा बच पाए हो। वहीं पे लिली का खून बहुत जोरों से उबल रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके कि वो यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आई है। गोचंग आगे से कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी छेड़ा, क्या मैंने तुम्हें देख के कभी सीटी मारी जो तुम यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आई हो। जिसपे सिस्टर लिली आगे से बताती है कि वो यहाँ पे ये चैन के लिए इंसाफ लेने के लिए आई है। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि मैंने कभी उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे लिए एक चीटी को मसलना कोई भी बड़ा काम नहीं है। जैसे लिली सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचंग के लिए सच में ये चैन को मारना कोई कड़ी बात नहीं है, और उसे ये चैन के ऊपर शक होने लगता है कि उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। इसके बाद वो सुकिंग की तरफ देखते हुए सोचती है कहीं ये चैन ने इस लड़की की वजह से ये सब कुछ तो नहीं किया जैसा रूमर कहते हैं। इसके बाद वो सुकिंग की बॉडी को देखते हुए कहती है कि इसकी बॉडी भी कमाल की है, खासकर अपर बॉडी जो लिली के पास नहीं है। तुम साइज को नाप सकते हो, अदर साइड इज एप्पल एंड अनदर साइड इज वाटरमेलन। खैर उसे बात में लगता है कि ये चैन काफी ज्यादा समझदार और सीधा बंदा है, वो कभी भी इतनी घटिया चीजें नहीं करेगा। वहीं पे गोचंग मजे लेते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि जितना भी तेज चलाना है चला लो, लेकिन कभी भी तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि मैंने उस चूहे को क्यों छोड़ा है। तो फिर लिली वहाँ के गोचंग से ये पूछती है कि उसने लैंड ऑफ जाइलाओ को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, वही जिनियांग के लैंड को। इसपे गोचंग आगे से कहता है क्या मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने एक चोटी वाले देश को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, और क्या ये सच में जरूरी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने ये क्यों किया था। इसके बाद वो लिली को घूर के देखता है और उसके घूरने से ही लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके घूरने से ही उसकी पावर रिलीज हो रही थी। और लिली को भी समझ में आ जाता है कि गोचंग जैसे किसी ताकतवर बंदे के लिए एक छोटे मोटे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देना किसी चींटी के घर को डिस्ट्रॉय करने के बराबर ही है। और गोचंग सच में ये चैन को मारना चाहता तो फिर अभी तक ये चैन जिंदा नहीं होता। और लिली को सच में लगने लगता है कि वो यहाँ पे बेफालतू में आई है और गोचंग के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वह भी सिस्टम गोचंग को बताता है कि उसने लिली के नजरिए को बदल दिया है, इसे ये चैन का लक फिर से डिक्रीज हो गया है। और गोचंग इससे खुश हो जाता है क्योंकि वो जैसा सोच रहा था उससे और भी कई गुना ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसके बाद लिली गोचंग से सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे आंट जुबे जाते हुए भी गोचंग से कह के जाती हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और उनके कनेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अगर वो यहाँ पे लोअर वर्ल्ड के अंदर मिले हैं तो ये उनकी किस्मत ही होगी, यानी शादी वादी की बात हो रही है। जिसपे गोचंग साफ इंकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसे छोटी लड़कियों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे लिली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वहीं पे गोचंग ने ये जानबूझ के कहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि लिली बहुत ज्यादा गर्व वाली बच्ची है, यानी कि प्राइड। और गोचंग ने उसके घमंड को ये कह के तोड़ दिया है कि उसके अंदर लड़कियों वाली कोई क्वालिटी ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर तुमने पनीर रोल ऑर्डर किया है और उसके अंदर पनीर ही नहीं है तो फिर तुम्हारे पनीर रोल खाने का फायदा ही क्या। फिर हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि ये चैन पक्का लिली से मिलेगा। जिसके बाद वो ये भी सोच रहा था कि पता नहीं सीक्रेट रियलम के अंदर वो कब जाएगा, और उसे बस इसी बात का इंतजार था कि कब वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाता है, और उसे पहले से ही पता था कि ये चैन अभी कहाँ पे है। जिसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि सीक्रेट रियलम के गेट के पास ही पहुंच चुका था। वह भी इसका प्लान बिल्कुल सिंपल था कि ये सीक्रेट रियलम के अंदर जाएगा, कोई खतरनाक वेपन ढूंढेगा, जिसके बाद गोचंग का कत्ल कर देगा। जिसके बाद वो सीनियर सिस्टर से पूछता है कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या उनका रिवेंज सच में पूरा हो जाएगा। जिसमें सीनियर सिस्टर आगे से मुंह बना के कहती है कि हाँ परफेक्ट प्लान लगता तो है, लेकिन अगर गोचंग के पास मैप हुआ या फिर कोई दूसरी ट्रिक हुई तो फिर तुम्हारे लग भी सकते हैं। वह पे ये को सीनियर सिस्टर के ऊपर धीरे धीरे शक होने लगा था कि ये पार्टी बदल रही है, क्योंकि जब से इन्हें गोचंग की तरफ से पिल मिली थी तब से इनका रवैया गोचंग की तरफ बदलता जा रहा था। बल्कि सीनियर सिस्टर ये चैन तक अभी तक पूरी तरीके से वफादार है। साथ ही में सीनियर सिस्टर उसे एक और एडवाइस देती है कि उसे लिली से दूरी बना के रखनी चाहिए, उसके पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड है। फॉल्स गॉड रियलम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसे दूरी बना के रखनी चाहिए। हालांकि ये चैन इस एडवाइस को बिल्कुल भी नहीं लेता है और उसे ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर ये सोच रही है कि वो लिली के साथ मिलके गोचंग को हरा सकता है। इसके बाद वो लोग सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाते हैं और ये चैन के पास ही सीक्रेट रियलम की चाबी थी, और वो जैसे ही रियलम के अंदर जाता है तो फिर रियलम का गेट ओपन हो जाता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है। इसीलिए वहाँ पे आसपास जितने भी मास्टर थे वो सभी भागते हुए सीक्रेट रियलम के
अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सभी अंदर घुसते हैं तो फिर उनकी जो कल्टीवेशन थी उसे डायरेक्ट सप्रेस्ड कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि सीक्रेट रियलम के पास ही पहुंच चुका था। एल्डर ही उसे बताते हैं कि जिन लोगों की भी स्टेज माइटी पावर फेज से नीचे की है उनकी कल्टीवेशन को घटा दिया जा रहा है। गोचेंग को इस बारे में सबसे पहले से ही पता था, लेकिन ये रियलम खास तौर पे ये चैन के लिए ही बनाई गई थी क्योंकि वो अभी तक माइटी पावर फेज तक ही नहीं पहुंच पाया था। वहीं पे गोचेंग को क्या ही फर्क पड़ता था, उसकी लेवल वो लोग कितना ज्यादा कम कर देंगे। इसके बाद वो सभी लोग भी नीचे उतर आते हैं और गोचेंग अपने लोगों को लेके सीक्रेट रियलम के अंदर चला जाता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट ये चैन का होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो शिकार कर रहा था और उसी टाइम पे उसके पास लिली और उसके बाकी साथी लोग आते हैं। वहीं पे चंद भाई साहब जैसे ही लिली को देखते हैं तो उनकी आंखों के अंदर हम लोग मोहब्बत का कीड़ा देख पाते हैं। वहीं पे आंट जुए जैसे ही ये चैन को देखते हैं तो उसे गाली देने लगती है कि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है लिली के साथ रहने की। वहीं पे ये चैन आंट जुए से कहता है कि उनके शब्द कुछ ज्यादा ही नुकीले हो रखे हैं, जिसपे आंट जुए भी उसे तगड़ा जवाब देते हुए कहती है कि तुम जैसे कीड़े कभी भी आसमान में ड्रैगन की तरह उड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ गोचंग जैसा ही कोई लिली के लिए वर्दी है। जिसपे लिली आंट जुए से कहती है कि उनका क्या मतलब है। तो फिर आंट जुए आगे से कहती है कि अगर ये चैन वाला किस्सा ना हुआ होता तो फिर गोचंग उसे कभी भी इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता। इससे ये चैन को पता चल जाता है कि यहाँ पे गोचंग के साथ कोई तो बवाल हुआ है और वो लिली से पूछने लगता है कि असल में हुआ क्या था, क्या उसे कोई दिक्कत हुई। जिसपे लिली उसे बता देती है कि गोचंग गु फैमिली का यंग मास्टर है और उनकी फैमिली लिली की फैमिली से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए अगर ये चैन सच में गोचंग से निपटना चाहता है तो फिर उसे और भी ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। हालांकि भाई साहब का आत्मविश्वास 7वें आसमान से भी ऊपर का था, इन्हें लग रहा था कि गोचंग यहाँ पे इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वही पे रिंग के अंदर सीनियर सिस्टर अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर गोचंग के पास सच में इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है तो फिर पब्लिक के बीच में जब ये चैन ने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी तो फिर गोचंग तो इसे तुरंत ही मसल के रख देना चाहिए था। गोचंग ने अभी तक ये चैन को जिंदा क्यों रखा है और सीनियर सिस्टर को ऐसा लगने लगता है कि गोचंग उनके पीछे है, इसीलिए ये चैन अभी तक जिंदा है। इसके बाद हम लोग गोचंग वाली साइड को देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक डिसेंडेंट था जो कि वहाँ की एनर्जी से इधर उधर थोड़ा सा बह गया था, इसीलिए एल्डर ही उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी एनर्जी को सेंस पे लगाए रखो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं, ये पूरी जगह डिमोनिक एनर्जी से भी भरी हुई है। लेकिन गोचंग उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास उसके रास्ते हैं एक अच्छा और सेफ रूट ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास पहले से ही ये चैन का चूहा था जो उसके लिए पीछे से निशान छोड़ते हुए जा रहा था और गोचंग को कोई भी परेशानी नहीं थी सीक्रेट वेपन को ढूंढने में, उसे बस निशानों का पीछा करते हुए जाना था। इसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि एक पावरफुल बीस्ट को मार देता है, तो फिर लिली उसकी तारीफ करती है। वहीं पे आंट जुए बिल्कुल भी इन चीजों से खुश नहीं थी। वहीं पे ये चैन धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था और वो उस बंदे के पैलेस तक पहुंच चुका था जहाँ की ये सीक्रेट रियलम है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों के ऊपर एक ताकतवर बीस्ट अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन आंट जुए जो कि अलग ही लेवल भी थी वो आसानी के साथ उस बीस्ट को एक ही हाथ मारती है और उसे भाई डिस्ट्रॉय कर देती है और वो घरों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कई सारे बीस्ट आ जाते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो फिर लिली ये चैन से कहती है कि वो लोग इन्हें रोक के रखते हैं तब तक वो आगे जाए और इनहेरिटेंस को ले ले, जिसपे ये चैन इस चीज के लिए मानता है और तुरंत आगे की तरफ निकल जाता है। वे भी लिली के लोग आगे फाइट कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पे गोचंग आ जाता है जो कि एक ही बार में उन सभी बीस्टों को मार के रख देता है। वह पे लिली जैसे ही गोचंग को देखती है तो वो चिल्ला के पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ऐसे इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि ये तो तुम्हारे ब्रदर chen का ही कमाल है जो हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच आए। जिसपे लिली को देर नहीं लगती है कि गोचंग ने अभी तक ये chen को इसीलिए जिंदा रखा था ताकि वो उसके इस्तेमाल से सीक्रेट रियलम के अंदर आके इनहेरिटेंस को ले सके। जिसपे गोचंग लिली से कहता है कि काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन लिली को एक चीज समझ में नहीं आती है कि गोचंग बहुत बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुआ है और वो किसी भी टाइप की इनहेरिटेंस को ले सकता है, लेकिन उसने सुप्रीम मास्टर मौसलम की रियलम के ऊपर ही नजर क्यों डाली। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने पहले ही तुम लोगों के प्लान को जान लिया है। इसके बाद गोचंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके रास्ता बनाओ। इस पे चारों एल्डर आगे बढ़ते हैं और वो चारों
अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे आंट जुए आगे बढ़ के लिली को बचाने के लिए कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उसी टाइम पे एल्डर ही पलक झपकते ही उनके सामने आ जाते हैं और सीधा कहते हैं कि हिलना नहीं। तो फिर आंट जुए वहाँ से हिलती तक नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी बिस्ट थे वो तो मारे ही जाते हैं, लेकिन वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ लिली और उसके साथी भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और गोचंग बड़े आराम से लिली के सामने ही आगे बढ़ते हुए चला जाता है और एल्डर ही से कहता है कि किसी को भी अंदर आने मत देना। इसके बाद हम लोग ये चान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुशी खुशी अंदर जाता है। तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी थी, लेकिन ये चान अपने साथ पिल पहले ही लेके आया था। इसके बाद जब वो दरवाजा खोलता है तो फिर अंदर से बहुत ज्यादा दबाव निकलता है जो उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो अंदर जाते हुए मन के अंदर सोचता है कि खजाना कहाँ पे है। उसी टाइम पे पीछे से गोचेंग उससे कहता है कि वो थ्रोन के ऊपर मास्टर की सीने के अंदर घुसा हुआ है, जिसे ये चैन हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है। तो फिर उसे पता चलता है कि गोचेंग वहाँ पे आ चुका है और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। ये चैन उसे हैरान होकर पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला, जिसपे गोचेंग उसे बता देता है कि आप ही की मदद से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी आप हमारे लिए खजाना ढूंढने वाला चूहा बने हुए थे, तो हमने आपको परेशान नहीं किया। वह भी ये चैन को मास्टर के ऊपर शक होने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि कुचेंग को तभी उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता है जब कोई उसे बताएगा। इसके बाद वो सीनियर सिस्टर के रिंग को निकाल के बाहर फेंक देता है और उनसे कहता है कि एक पिल के चक्कर में उन्होंने अपने स्टूडेंट को ही धोखा दे दिया। वैसे सीनियर सिस्टर का नाम यानजी है। सिस्टर यानजी बाहर निकलती है और वो ये चैन से कहते हैं कि तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा निराश किया है। हम लोग कई सालों से मास्टर और डिसाइपल रहे थे, लेकिन मुझे ये सिला मिला तुम्हें इतना ज्यादा गाइड करने का। लेकिन ये चैन सिस्टर यानजी के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करता है और उनसे कहता है कि वो भी सुकिंग की तरह एक कमीनी निकली जो कि गुचेंग के साथ जा रही हैं, जिनको सिर्फ पावर और ताकत से ही फर्क पड़ता है। सिस्टर यानजी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है। इसीलिए वो ये चैन से कहती है कि उन्हें जैसा लगता है उसे लगने दो और मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब से हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है। वह सिस्टम भी गोचेंग को बता देता है कि दोनों का रिश्ता अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसीलिए अब ये चैन का लेग काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, बस 0 पे आने ही वाला था। वह भी गोचेंग आगे बढ़ता है और सिस्टर यानजी से कहता है कि वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। जिसपे सिस्टर यानजी गोचेंग से कहती है कि ये उसी की मेहरबानी है, नहीं तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता अपनी फिजिकल फॉर्म को भी गेन करने में, और पता नहीं वो कब तक सोल का हिस्सा बना इधर उधर घूमा करती। वहीं पे गोचेंग ये जान का चेहरा देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। मैंने जिस तरह से यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया उसे ऐसा लगता है कि तुमने ही उसकी लोकेशन को लीक किया होगा। इस पे सिस्टर यानजी गोचेंग से कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचेंग यहाँ पे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और आज तक ये चैन ने भी उसे कभी पूरी तरीके से अपना मास्टर माना ही नहीं था। लेकिन ये चैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने एक साथ मिलकर मुझे फंसाया है ताकि मैं इस पैलेस का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल सकूं। लेकिन गोचेंग इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए उसको ताना देने लगता है कि उसके पास इतनी कमाल की मास्टर थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया। और जब उसको एक इनहेरिटेंस मिल गई और उसको सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई है, तो फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी मास्टर को छोड़ देगा। जिसपे ये चैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा साजिश कर रहे हो। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ से जाने दिया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बेवकूफों की तरह एक्टिंग करके इन सभी चीजों के ऊपर पर्दा डाल दोगे। वे भी सिस्टर यानजी उन दोनों से चुप होने को कहती हैं और वो गोचेंग से कहती हैं कि अब से वो उसे फॉलो करने के लिए मान गई हैं। जिससे ये चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे गोचेंग उसके ऊपर अटैक करता है और वो पीछे की तरफ खिसकते हुए जाके गिरता है और गोचेंग उसे कहता है कि काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हो। इसके बाद गोचेंग सिस्टर यानजी से कहता है क्योंकि उन्होंने गोचेंग को फॉलो करने का फैसला किया है, तो फिर गोचेंग बहुत ज्यादा खुश है। इसे सिस्टर यानजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह भी सिस्टम गोचेंग को बताता है क्योंकि सिस्टर यानजी ने पूरे दिल से उसे फॉलो करने का फैसला किया है, तो फिर उसकी डायनेस्टी वैल्यू 2000 पॉइंट से बढ़ा दी जाती है। जिसके बाद गोचेंग वहाँ पे अपने पास से एक जेम स्टोन बाहर निकालता है और सिस्टर यानजी को देते हुए कहता है कि अब से वो इसके अंदर रहेंगी, वो
वो उन्हें कभी भी टूटी हुई रिंग के अंदर रहने नहीं देगा। उसी टाइम पे ये चैन खड़ा हो जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड या फिर सील को बाहर निकालता है, तो फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे गोचंग सिस्टर यांजी से कहता है कि वो इस सोल नटरिंग जेड के अंदर रहे जेम स्टोन, तब तक वो यहाँ का सब कुछ संभाल लेगा। वहीं पे सिस्टर यांजी जाने से पहले गोचंग को बता के जाती है कि उसके हाथों के अंदर जो की है वो यहाँ की सभी एरे को कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगी। उसके हाथों में कमाल की ताकत है, इसीलिए गोचंग को सावधान रहना चाहिए। वहीं पे हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए गोचंग के ऊपर अटैक करने के लिए ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम पे गोचंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि यहाँ के ट्रैप्स मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। जिसके बाद गोचंग भी वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है, जो कि ये चैन की स्पिरिचुअल बॉडी को आसानी के साथ रोक लेती है। और उसी टाइम में वो जो अल्टीमेट वेपन था वो भी आगे से हिलने लगता है। ये चैन पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन गोचंग उसे कहता है कि मरते हुए आदमी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोचंग की स्पिरिचुअल बॉडी आगे बढ़ती है और वो अटैक करने ही वाली थी कि उसी टाइम पे ये चैन आगे से अपने मूव का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अपने मुंह से एनर्जी बीम फेंकने वाली थी, लेकिन गोचंग की स्पिरिचुअल बॉडी उसका मुंह पकड़ के उसको बंद कर देती है, जिससे वो एनर्जी बाहर ही निकलती है और वो पूरी स्पिरिचुअल बॉडी अंदर से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही में ये चैन के हाथों में जो की थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे बूम करके एक तगड़ा धमाका होता है और ये चैन पीछे जाके गिरता है। वहीं पे गोचंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मेरा खजाने ढूंढने वाले चूहे का काम खत्म हुआ है, तो फिर अब मैं उसे मीठी चीनी दे के मारने वाला हूँ। वहीं पे ये चैन अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि सीक्रेट रियलम के सप्रेशन का गोचंग के ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। इसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी आगे बढ़ती है और ये चैन को मसल के मारने ही वाली थी कि उसी टाइम पे वहाँ पे लिटिल सिस्टर आ जाती हैं, जो कि अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन उनकी शॉट का स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इसके बाद गोचन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। वहीं पे स्पिरिचुअल बॉडी ने अब ये चैन को अपनी पकड़ के अंदर कर लिया था और गोचंग सिस्टर लिली से कहता है क्या तुम इसे बचाना चाहती हो। वहीं पे सिस्टर लिली गोचंग से कहती है कि वो ये चैन को जाने दे, वो किसी भी कंडीशन को पूरा करेंगी। गोचंग पूछता है किसी भी कंडीशन को, जिसपे लिली आगे से कहती है कि कुछ भी, लेकिन उसकी वजह भी होनी चाहिए, यानी कि वो चीज सेंसिबल होनी चाहिए। इसपे गोचंग स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे नेगोशिएट करने के हालातों में बिल्कुल भी नहीं हो। वह पे स्पिरिचुअल बॉडी धीरे धीरे करके ये चैन को निचोड़ती जाती है, तो फिर उसे दर्द होने लगता है और साथ ही में वो लिली से कहता है कि उसे उसकी कंडीशन के लिए अग्री नहीं करना है, भले ही वो यहाँ पे मारा जाए। गोचंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी। इसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी उसे और भी जोरों से दबाती है, तो उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलती है। तो फिर लिली ये चैन का दर्द नहीं देख पाती है और वो किसी भी कंडीशन के लिए मान जाती है। गोचंग उसे कहता है कि जल्दी से सी ऑफ कॉन्सिनेंस को खोलो और मेरे एनस्लेवमेंट सील को एक्सेप्ट करो। सी ऑफ कॉन्सिनेंस यानी कि मन की बुद्धि, स्पिरिचुअल रूट या फिर दिल, जो भी चीजें हैं समझ लो, और बाकी एनस्लेवमेंट सील के बारे में तुम्हें बताने की तो जरूरत नहीं है। वहीं पे ये चैन इसके लिए साफ मना कर रहा था, तो फिर गोचंग उसे और दबाता है और उसके मुंह से पिचकारी निकलने लगती है। लिली इसके लिए मान जाती है और वो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए रेडी थी, क्योंकि उसके पास एक कमाल की टेक्निक थी। दरअसल ये फैमिली के पास नासेंट स्पिरिट टेक्निक होती है, जो भी किसी भी तरह के स्पेल को वहीं पे जमा सकती है। इसीलिए लिली को लग रहा था कि वो आसानी के साथ गोचंग के एनस्लेवमेंट सील को आसानी के साथ रोक सकती है और उसे तोड़ सकती है। बस उसे गोचंग को कसम खिलवानी थी, जिससे गोचंग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। गोचंग पूछता है कि बड़ी जल्दी मान गए इस कीड़े के लिए, ऐसे क्या बात है इसके अंदर। इस पे लिली कहती है कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपनी शर्त को पूरा करेगी, लेकिन गोचंग को भी यहाँ पे शपथ लेनी पड़ेगी। अगर वो इस काम को तोड़ता है या फिर अपनी शपथ को तोड़ता है, तो फिर हेवनली डेविल उसके दिल को निगल जाएंगे। इसके बाद वो डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगेगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि बड़ी ही घटिया कसम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे खा लेता हूँ। इसके बाद गोचंग इस कसम को खाता है कि अगर वो अपनी कसम को तोड़ता है तो फिर हेवनली डीमन उसके दिल को निकल जाएंगे और वो हमेशा के लिए डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगेगा, जबकि भाई साहब ऑलरेडी डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हैं। वहीं पे लिली भी हैरान होती है कि इसने इतनी जल्दी से अग्री कैसे कर दिया। इसके बाद गोचंग पलक झपकते उसके पास आ जाता
आता है और कहता है कि चलिए मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। जिसके बाद लिली अपनी आंखें बंद करती है और अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन कर लेती है। गोचेंग भी अपनी चाल चलना शुरू करता है और वो उसके ऊपर अपनी उंगली रखता है और वो जैसे ही अपनी उंगली लिली के माथे के ऊपर रखता है तो वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब इस टेक्निक का कोई भी नाम नहीं बताया गया है, बस हम देखते हैं कि एक शैतानी डब्बे से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं जो कि लिली के दिल के अंदर जहाँ पे ये चैन की जगह बनी हुई थी उस जगह पे गोचेंग आ जाता है और ये सभी चीजें लिली के दिल और दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं। बेसिकली उसके अंदर बस जाती हैं और हावी हो जाती हैं। साथ ही में जो स्लेव मार्क था वो भी उसके माथे से गायब हो जाता है। लिली हैरान होकर गोचेंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। गोचेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, वह किया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस पे लिली उसे कहती है कि अब तो तुम्हें ये जान को छोड़ देना चाहिए। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। तो फिर स्लेव सील की वजह से वो गोचेंग को अपना मास्टर बुलाती है, जिसे वो खुद ही हैरान होकर अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा क्या वो सील की वजह से हो रहा है। इस पे गोचेंग उसे बताता है कि एनस्लेवमेंट सील कोई नॉर्मली चीज नहीं है और गोचेंग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उसे कोई पियरलेस एक्सपर्ट भी पहचान नहीं सकता है जब तक वो पूरी तरीके से सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक न कर ले। और इस टेक्निक की वजह से धीरे धीरे करके वो आज के दिन में जो हुआ है उसे भूल जाएगी और वो समय के साथ साथ गोचेंग की एक ऐसी लॉयल सर्वेंट बन जाएगी जो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगी। वहीं पे ये जन आगे से चिल्लाने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कमीना और घटिया है। गोचेंग उसे कहता है कि मर रहे हो तो क्यों बीच फालतू में उंगली कर रहे हो, लेकिन ये चन को समझ में नहीं आता है कि इसने तो कसम खाई थी, अभी तक इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। इसके बाद गोचेंग उसे और भी जोरों से दबाने लगता है। तो फिर गोचेंग उसे बताता है कि हेवनली डीमन मेरे दिल को निगल जाएंगे और मैं डिमोनिक पाथ के ऊपर हमेशा के लिए चलता रहूंगा। गोचेंग उसे बताता है कि मेरे लिए हेवनली डीमन बस उन डोर स्टेप के दरवाजों वाली चीजों की तरह है जो मेरे सामने आके मेरे लिए कुछ चीजें डिलीवर करके जाती हैं। बाकी मैं तो खुद ही एक ऐसा डीमन हूँ जो कि हमेशा के लिए डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहा है। इसे ये चैन की अब फटके चार होने लगती है और वो लिली से बचाने की भीख मांगने लगता है। उसी टाइम पे सिस्टम गोचेंग को बता देता है कि अब उसकी लक वैल्यू 0 हो चुकी है, अब वो इसे मार सकता है। तो फिर गोचेंग बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है और सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल करके उसे इतनी जोर से निचोड़ता है कि उसकी बॉडी का चूरा बन जाता है और गोचेंग वहीं पे मारा जाता है। वहीं पे लिली को ये चैन की मौत से भी दुख नहीं हो रहा था और उसे हल्का सा भी दुख नहीं फील हुआ था, यहाँ तक कि वो गोचेंग से भी नफरत नहीं कर पा रही थी। इसके बाद गोचेंग को किलिंग चेस्ट मिलता है और गोचेंग उसके ऊपर मल्टीप्लायर कार्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसके रिवॉर्ड को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सिस्टम गोचेंग के रिवॉर्ड को 5 गुना बढ़ा देता है। उसे 1000 पॉइंट मिलने थे तो फिर 5000 पॉइंट मिलते हैं और 1000 लक पॉइंट मिलते हैं। साथ ही में गोचेंग को एक और ब्रोकन वर्ल्ड सीड मिलता है और साथ ही में वॉइड एसेंस। इसके बाद गोचेंग वॉइड एसेंस को निकालता है और अपने ऊपर फ्यूज करने लगता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, ताकि वो अल्टीमेट वेपन डीमन हेलबर्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। जिसके बाद वो वॉइड एसेंस को अपने माथे के ऊपर लगाता है और उसे अपने साथ फ्यूज करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो फ्यूज भी कर लेता है। अब गोचेंग के पास वॉइड की भी पावर आ चुकी थी, जिससे उसका ऑफेंस, डिफेंस, स्पीड सब कुछ बढ़ चुका था। वहीं पे लिली दोबारा गोचेंग को उसके नाम से बुलाती है तो गोचेंग उससे कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो फिर वो दोबारा सील की वजह से उसे मास्टर कह के बुलाती है। इसके बाद गोचेंग उससे कहता है कि यहीं पे बैठे रहो, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। और उसके रास्ते के बीच में ये चैन की बॉडी पड़ी हुई थी तो फिर उसे धक्के मार के साइड में फेंक देता है और थ्रोन के ऊपर बैठे हुए मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अब असली बिजनेस पे आते हैं, इसके लिए हम लोग नीचे घूम रहे थे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और